जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एक बड़ी समस्या है बच्चों की, तो चलो हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करते हैं और उसमें भी मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ। वन बाय वन हम एक एक चैप्टर को उठाएंगे और सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। यहाँ पर हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस जो है नीट में पूछे ही जाते हैं, तो बड़े आसान होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन के रॉन्ग होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वन बाय वन हम सबसे पहले बात करते हैं। नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सवाल क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो यहाँ दिया गया है कि एडेनिन जो है वो पेयरिंग करता है किसके साथ, थायमिन के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये बात सही है कि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये बात रॉन्ग है। फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की बात भी रॉन्ग है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमें राइट लग रहा है। यहाँ पर तो ये कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट कि एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन, कि एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग ही नहीं करता है। हाँ, नहीं करता है ये बात सही है, लेकिन वो आरएनए में नहीं करता है, लेकिन डीएनए में तो ये करता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है कि ये करता ही नहीं है। देन इसका जो आंसर होगा वो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्योरीन कहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 नीट 2019 का सवाल है बच्चा। यहां पर पूछा गया है प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। ऐसे प्यूरिन आपको बताने हैं जो पाए जाते हैं कहां पर, डीएनए में भी और आरएनए में भी। अब प्यूरिन है कौन कौन से, प्यूरिन में आपको देखने को मिलते हैं एडेनिन एंड थायमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, सॉरी एजी, अमित गुप्ता या एजी याद रख सकते हैं। कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को किस नाम से बुलाएगी बेटा, एजी। तो यहां पर प्यूरिन जो है, प्यूरिन में आग लगा दो बेटा, तो प्यूरिन में लगा दो आग, मतलब एजी। ए और जी होना चाहिए, तो ए और जी चाहे आप बात करोगे डीएनए में भी या फिर आरएनए में भी, तो दोनों में ही एडेनिन और ग्वानिन हो सकता है। देन यहां पर हमें एक ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है कि एडेनिन और ग्वानिन, देन सी इसका जो आंसर है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो आप, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन H1। हिस्टोन में आप देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। एक तो हिस्टोन का ऑक्टामर दिखाई देता है, हिस्टोन ऑक्टामर दिखाई देता है। हिस्टोन ऑक्टामर में आपको क्या क्या दिखाई देता है बच्चा, हिस्टोन ऑक्टामर में आपको दिखाई देता है H2A के 2, H2B के भी 2, H3 के भी 2 और H4 के भी 2। ये तो हो गया ऑक्टामर का हिस्सा। एक इसके अलावा लिंकर प्रोटीन और बचता है जिसको हम कहते हैं H1। तो यहां पर वो जुड़ा हुआ है विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं कि एक ऑक्टामर है, इसके चारों तरफ ये जो डीएनए रैप हो जाता है, फिर वापस से ये H1 बाइंड करेगा, फिर से ये कोई दूसरा ऑक्टामर है जिसके चारों तरफ इस तरह से वो बाइंड होगा। तो वो किसकी स्ट्रक्चर है, वो कंडेंस पार्ट हो रहा है। जो डीएनए है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। The DNA is condensed into a chromatin, ये स्टेटमेंट राइट लग रहा है। rather than it we will go to the next option also that the DNA double helix is exposed, नहीं इससे तो ये कोई बात साबित नहीं होती है। और ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, देन ये भी रॉन्ग है। देन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बी इज द आंसर। ठीक है, बॉम्बे विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं और सबसे पहले हम डीएनए को लेके आए हैं। डीएनए के बेसिस पे जितने भी सारे क्वेश्चंस थे हम उनकी ही बातें कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक सी अर्चिन दे दिया गया है, इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके पास बोल भी दिया गया है विच इज डबल स्टैंडर्ड। सी अर्चिन है जिसके पास डीएनए है और वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसके पास 17% बेसिस हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं साइटोसिन को। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है, इसके पास 17% है। अब हमें यह पता है कि ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ, मतलब साइटोसिन जितना होगा उतना ही क्या होना चाहिए, ग्वानिन। इसका मतलब वो भी 17% होना चाहिए, यस और नो। फिर आप बात करोगे कि ग्वानिन प्लस साइटोसिन की वैल्यू कितनी होगी, देन 17% प्लस 17% इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 34%। ठीक है, 34% हो गया ए प्लस, सॉरी जी प्लस सी। अब बचा हुआ कौन है,
a प्लस टी उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 100% में से आप माइनस कर दोगे कितना? 34%। तो यहां पर a प्लस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66% है ना। 100 में से 34 माइनस करेंगे देन 66%। देन a प्लस टी की वैल्यू में यदि आपको सिर्फ एडिनिन की वैल्यू पूछी जाए तो एडिनिन कितना हो जाना चाहिए बेटा? 66/2, देन इट विल बी 33%। अब आप तो सबके वैल्यूज पता कर सकते हो, जितना साइटोसिन है उतना ही क्या होगा? ग्वानिन। तो ग्वानिन 17% कहाँ दिखाई दे रहा है? सिर्फ दो ऑप्शन में, तो बी और जो सी है वो कैंसिल हो गया। फिर वापस से आप देखोगे एडिनिन कितना है? 33% होना चाहिए। देन ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर 16.5 है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा एंड दिस स्टेटमेंट विल बी राइट। देन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल डॉगमा से रिलेटेड है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2013 का बेटा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है? द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक implications ऑफ द डीएनए एंड फिर आपको ए से सी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर डीएनए से डीएनए का बनने का प्रोसीजर बेटा डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना। फिर यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ऐसे आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसीजर क्या होता है? ट्रांसलेशन। देन इट विल बी ट्रांसलेशन। और यहां तक की तो बात कंप्लीट होगी अपनी। फिर बोला गया है कि ये बात दी किसने थी, है ना? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था? तो पहले तो हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मेरे को एक तो ए में दिखाई दे रहा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसके बाद डी वाली जो सीक्वेंस है वो रॉन्ग है, तो हम इसको देखेंगे नहीं। डी वाली सीक्वेंस भी रॉन्ग है, उसको भी हम नहीं देखेंगे। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दिया है। अब थोड़ा आइडिया लगाएं कि आपको कि ये किसने दिया है। देन इसका आंसर जो है वो फ्रांसिस क्रिक जो है, उन्होंने इस बात को, सेंट्रल डॉगमा जो मैकेनिज्म है वो दी थी। देन आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इट इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डीएनए। ठीक है, उसके बाद में हम सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल पे आगे बढ़ेंगे अगले सेशन में। यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, है ना? द क्रोमोसोम्स व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, नीचे देखते हो, तो आपको बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, जो माला के जैसी स्ट्रक्चर की, एक मोती के जैसे समेटे हुए डीएनए कहां पर दिखाई देते हैं? तो कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? वहां पे जीन दिखाई देते हैं क्या? नहीं। आपको न्यूक्लियोटाइड्स दिखते हैं क्या? नहीं। बेस पेयर्स दिखते हैं क्या? नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोसोम, है ना, जो कि बना हुआ है किसका? हिस्टोन के ऑक्टामर का। इसके अलावा H1 जो लिंकर प्रोटीन है वो, और उसके चारों तरफ लिपटा हुआ डीएनए। तो चलिए इसी के साथ हम इसके आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अभी हम कंटिन्यू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे चलेंगे और अगला जो टॉपिक है वो इसके बाद वाला, जैसे जैसे ईयर्स है उसमें पूछे गए हैं, मैं उसके PYQs आपको करवाते रहूंगा। टिल देन, राधे राधे।